हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। ये जो स्पेशल टॉपिक की क्लास थी हमारी वो 3-4 दिनों के बाद ये वाली क्लास आ रही। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो है थोड़ा-सा ना इसकी पीपीटी वगैरह जो जहाँ पर से बनाता हूँ, एआई वगैरह से मैं बनवाता हूँ पीपीटी, तो वहाँ पर ऐसा हुआ था कि पता नहीं क्या हो रहा था कि एआई जो है इसको बना नहीं पा रहा था और जो है मैं अगर इसको बनाता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तब भी उतने ही दिन लगते, उतने ही टाइम लगते। तो मैंने इसीलिए जो है इन क्लासेस को जो है 2-3 दिन बीच में शनिवार और संडे पढ़ा था, इसीलिए मैंने कहा ऑफ भी कर देते हैं। बच्चे जो है भाई लोग हमारे जो है वो रिवीजन कर लेंगे इस टाइम में। तो इसीलिए जो है आज ये आप सभी लोगों की क्लास स्टार्ट हुई है और भाई बता दूँ ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्लास बहुत, बहुत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है भाई? तो भाई ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि भाई ये आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानवाधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानवाधिकार पढ़ेंगे, जो कि अपने आप में भाई काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। इससे भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कम से कम आप सभी लोगों को यूपी पुलिस और होमगार्ड में तो मैं बताऊँ कम से कम 1 से 2 प्रश्न यहीं से देखने को मिल सकते हैं और यूपी पुलिस में जो है 1 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ सकता है, किसी में नहीं, लेकिन तो 1 क्वेश्चन आने की चांसेस पूरे के पूरे बन जाते हैं इसमें से भाई। और जो है होमगार्ड में तो भाई 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को आप सभी लोग को श्योर हूँ कि भाई मिलेगा, मतलब मिलेगा। ठीक है? एकदम 100% श्योर हूँ। और यूपी पुलिस में बता रहा हूँ भाई, 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, नहीं तो किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगी और एक आध शिफ्ट में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 4 शिफ्ट में हो रहे हैं एग्ज़ाम तो एक ना एक, मतलब 2 शिफ्ट ऐसी होंगी, 2 से 3 शिफ्ट, जिसमें इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आप सभी लोग को देखने को मिलेगा। 110% श्योर हूँ कि भाई मिलेगा क्वेश्चन इस टॉपिक से, मतलब मिलेगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। मानवाधिकार क्या है? और भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, कमेंट करके बता भी देना भाई कि वीडियो कैसी लगी। ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार महज कानूनी शब्द नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की क्या है भैया? शर्त मानी जाती है। मानवाधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं जो हर व्यक्ति के पास इसलिए है क्योंकि वह इंसान है भाई। मानवाधिकार वह न्यूनतम अधिकार है भाई जो हर व्यक्ति के पास है क्योंकि वह क्या है भैया? इंसान है। ये अधिकार सरकार द्वारा दिए गए उपहार नहीं बल्कि ये कानून से पूर्व यानी कि प्री लीगल अस्तित्व रखते हैं। राज्य जो सरकार का काम है इन्हें देना नहीं बल्कि इन्हें पहचानना और सुरक्षित करना है। यानी कि राज्य का काम इसको, जो ये मानवाधिकार है इसको देना राज्य का काम नहीं होता है बल्कि इसको पहचानना और सुरक्षित करना किसका काम होता है? राज्य का। राज्य इसे दे नहीं सकती, यानी कि सरकार इसे दे नहीं सकता है भाई। इसको पहचानना है उसको और इसको सुरक्षित करना है, ना कि देना है। जैसे मुझे मानवाधिकार प्राप्त है वो सरकार ने मुझे नहीं दिए हैं, वो सरकार सिर्फ पहचानेगी कि मेरा मानवाधिकार क्या है और उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। ये सरकार का काम होता है। ठीक है? और ये जो है यहाँ पर देखो एक लाइन और दी गई है, ये अधिकार सरकार द्वारा दिए गए उपहार नहीं है। ये तो पता है, बताया ही आप सभी लोग को भी, बल्कि ये क्या है? कानून से पूर्व है, यानी कि कानून से पहले इनको रखा जाता है। किनको? मानवाधिकार को रखा जाता है। ठीक है? और मानवाधिकार तो आप सभी लोगों को पता ही है हर किसी व्यक्ति के पास होता है। प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? तो सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल, ये पूरी दुनिया में हर जगह समान रूप से लागू होते हैं। चाहे व्यक्ति भारत में हो या अमेरिका में हो, उसे जीने का अधिकार समान है। उसे जीने का अधिकार भाई क्या है? समान है। चाहे व्यक्ति यहाँ पर हो चाहे अमेरिका में हो। सार्वभौमिक, ये पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी रहो, जल थल मगन गगन कहीं पर भी रहो, आपके ऊपर जो है वह पूर्णतः लागू होगा कि आपको जो है ये मानवाधिकार जो है जन्मजात ही प्राप्त रहेंगे, ना कि इसको कोई सरकार या कोई राज्य आपको देगा भाई। ठीक है? आहरणीय यानी कि इनएलिएबल। ठीक है? इन्हें जो है किसी व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता सिवाय कानून की उचित प्रक्रिया के। जैसे अपराधी को जेल भेजना, जैसे अपराधी को जेल भेजना हुआ, ऐसा नहीं है कि भाई तुम कुछ भी कर दो हम तुमसे मानवाधिकार को अलग नहीं कर सकते, तुम किसी का मर्डर कर दो हम तुमसे मानव, भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम मर्डर कर दो उसके बाद तुमसे मानवाधिकार को अलग ना किया जाए, वो भी किसी बेगुनाह का। बेगुनाह का क्या भाई? अगर गुनाह किए हुए तब भी आप मर्डर कर दोगे किसी का तो भी आपको उसके लिए सजा के प्रावधान है। ठीक है? तो किसी
इनमें किसी व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता सिवाय जो है क्या है, कानून की उचित प्रक्रिया के, जैसे अपराधी को जेल भेजना हुआ, कहे भाई मेरा मानवाधिकार है, मैं नहीं जाऊंगा जेल। भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जब तुमने अपराध किया तो तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। आहरणी है, ठीक है। अविभाज्य ये यानी कि इंडिविजिबल है, ठीक है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि मुझे बोलने की आजादी चाहिए लेकिन शिक्षा का अधिकार नहीं। राजनीतिक और आर्थिक अधिकार एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब आप यह नहीं कह सकते हैं कि मुझे बोलने की आजादी चाहिए लेकिन शिक्षा का अधिकार नहीं चाहिए। आपको मिलेंगे ये सारे के सारे अधिकार मिलेंगे। ये अविभाज्य है कि नहीं, नहीं मुझे सिर्फ़ पढ़ने का अधिकार चाहिए, मुझे बोलने का अधिकार नहीं। नहीं, नहीं मुझे सिर्फ़ बोलने का अधिकार चाहिए, मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है भाई। मिलेगा तो आपको सारे के सारे जो मानवाधिकार हैं वो मिलेंगे पूर्णतः, ठीक है? आपके कहने के अनुसार आपको मानवाधिकार नहीं दिया जाता है, ठीक है? यही चीज़ इसमें बताया गया हुआ है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसका? तो जो है प्राचीन काल से जो है 1948 तक किस प्रकार से था? प्राचीन जुड़े सभ्यता की शुरुआत, जैसे साइरस सिलेंडर 539 ईस्वी में, ईसा पूर्व में जो है विस्तार इसका है। जब फारस के राजा साइरस, जो फारस का राजा था साइरस महान ने जो है बेबीलोन को जीता, तो उन्होंने एक क्रांतिकारी घोषणा की। उन्होंने दास को आजाद किए, लोगों को अपना धर्म चुनने की छूट दी और नस्लीय समानता की बात की। इन आदेशों को एक मिट्टी की बेलन पर किलाक्षर लिपि में लिखा गया था। इसे ही संयुक्त राष्ट्र ने जो है विश्व का पहला मानवाधिकार चार्टर माना। इसे ही क्या माना? पहला मानवाधिकार चार्टर माना किसने भैया? संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने इसे क्या माना? विश्व का पहला मानवाधिकार चार्टर माना। देखो भाई इसमें क्या था, जो साइरस महान था ये कहाँ का था भैया? फारस का जो है राजा था, ठीक है। पर्सिया का जो है ये राजा था। इसने जो है बेबीलोन को जीता था। उन्होंने एक क्रांतिकारी घोषणा की थी। उन्होंने क्या कहा था? दासों को आजाद कर दिया था और लोगों से क्या कहा था कि तुम अपना धर्म, चाहे जो धर्म मन करे वो भाई चुनो तुम। और नस्लीय समानता की भेद की थी, सॉरी भेद कह रहा हूँ, नस्लीय समानता की इन्होंने क्या किया था? बात किया था, ठीक है। इन आदेशों को कहां पर लिखा गया? मिट्टी की बेलन पर, मिट्टी की जो है बेलन पर किलाक्षर लिपि में जो है लिखा गया था। इसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा है? संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा है? विश्व का पहला मानवाधिकार का है, ठीक है। विश्व का क्या कहा है? पहला मानवाधिकार चार्टर का है। भारतीय संदर्भ में क्या है? अशोक के अभिलेखों में सभी प्रजा मेरी संतान है। अशोक के अभिलेखों में क्या लिखा हुआ भाई? सभी प्रजा मेरी संतान है का भाव और युद्ध के बाद अहिंसा की नीति, यानी कि जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, आप सभी लोगों को पता होगा, जब मैं हिस्ट्री की क्लास आप लोगों को पढ़ाया हूँ लूसेंट की, उसमें बताया हूँ कि इसने किस प्रकार से युद्ध वगैरह किए हैं। तो वो क्लास भी आप सभी लोग देख सकते हैं जाकर। तो जब अशोक जो था भाई, इसका जो अभिलेख था उसमें इसने क्या लिखा था कि सभी प्रजा मेरी क्या है? संतान है का भाव देखने को मिलता है, यानी कि प्रजा हित में जो है ये सोचता था। और क्या था? युद्ध के पास जो है इसने जो है अहिंसा को जो है त्याग दिया, सॉरी हिंसा को त्याग दिया, अहिंसा की नीति पर चलने लगा, ठीक है। ये इससे क्या हुआ कि मानवाधिकार के संरक्षण का प्राचीनतम जो है राजकीय उदाहरण देखने को मिला, ठीक है हमें, ठीक है। मैग्ना कार्टा 1215 लोकतंत्र की नींव। मैग्ना कार्टा जो है 1215 में जो है लोकतंत्र की नींव किस प्रकार से पड़ी? इंग्लैंड का राजा जॉन बहुत अत्याचारी था भाई। इंग्लैंड का जो राजा था जॉन, वो क्या था भैया? बहुत अत्याचारी था, ठीक है। इंग्लैंड का राजा जॉन जो था वो बहुत अत्याचारी था। उसने जनता पर भारी कर लगाए और बिना कारण लोगों को जेल में डाला। वहां के सामंतों ने विद्रोह किया, ठीक है। समझौता इस पर किस प्रकार से हुआ? 15 जून 2015 को टेम्स नदी के किनारे रनीमीड नामक स्थान पर राजा को झुकना पड़ा और उसने मैग्ना कार्टा यानी कि महान अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे भाई। जो ये था कौन भैया? एक सेकंड, कौन था भाई? इंग्लैंड का राजा जॉन। इंग्लैंड का राजा जो जॉन था ये बहुत अत्याचारी था, बहुत बहुत अत्याचारी था भाई। इसने क्या किया था? जनता पर भारी, बहुत ज्यादा मात्रा में इसने कर लगा दिया था और बिना ही कारण के, भाई मेरा मन हुआ तुमको डालने का जेल में, लो चलो जेल में, चलो 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 जल्दी चलो जेल में। तो जेल में डाल दिया इसने उसको, ठीक है। और वहां के सामंतों ने क्या किया? इस जो ये कर रहा था, नहीं नहीं चलो चलो जेल में,
मेरा मन करेगा नहीं तुम इतना रुपया टैक्स दोगे, नहीं नहीं तुम इतना रुपया दोगे टैक्स, भाई तुम 500 रुपया दोगे, तुम 1000 रुपया दोगे। तो इन सब के कारण से क्या हुआ भाई कि वहां के जो सामंत थे इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो उसके बाद जो है जब विद्रोह हुआ तो 15 जून 2015 को टेम्स नदी के किनारे, कहां पर भैया 15 जून 2015 को टेम्स नदी के किनारे क्या हुआ था, ये समझौता हुआ। ठीक है, टेम्स नदी के किनारे रनीमीर नामक स्थान पर, टेम्स नदी के किनारे रनीमीर नामक जो स्थान था वहां पर जो है समझौता हुआ। राजा वहां पर झुका और वहां पर हस्ताक्षर कौन सा हुआ, मैग्ना कार्टा पर जो है हस्ताक्षर हुआ, यानी कि महान अधिकार पत्र पर क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ। ये देख सकते हो, ठीक है, इस पर जो है हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है कि इसने जो है पहली बार विधि का विधि का शासन स्थापित किया, यानी कि रूल ऑफ लॉ। इसने जो है पहली बार क्या किया था, विधि का शासन जो है स्थापित किया। इसने कहा कि किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को तब तक कैद नहीं किया जाएगा जब तक कि समान स्तर के लोगों द्वारा या देश के कानून द्वारा उसे दोषी ना ठहराया जाए। यह आज के हेबिस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का उदाहरण है भाई। ये आज का जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका क्या उदाहरण माना जाता है, यही कि किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को तब तक कैद नहीं किया जाएगा जब तक कि समान स्तर के लोगों द्वारा या फिर देश के कानून द्वारा उसे दोषी ना ठहरा दिया जाए। यानी कि जैसे मैं मान लो कोई भी कांड कर दिया ना भाई, लेकिन मुझको दोषी अभी ठहराया नहीं गया, तो मुझको भाई बंदी नहीं बनाया जा सकता, मतलब मुझको जो है कैद नहीं किया जा सकता। जब मुझे जो है दोषी ठहरा दिया जाएगा कि हाँ तुम ही दोषी हो, तो भाई मुझको जो है बंदी बना लिया जाएगा। ठीक है, विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ जो है इसी ने स्थापित किया था। ठीक है, मैग्ना कार्टा ने 2015 में 15 जून 2015 को जो कि हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, आधुनिक क्रांतियां किस प्रकार से थी, तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स जो है 1679 ईस्वी में, ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स जो है ये 1679 ईस्वी में पास हुआ था। इसने जो है राजा की शक्तियों को संसद के अधीन कर दिया था। इसने राजा की जो शक्तियां थी, ये राजा है मान लो, इसकी शक्तियों को संसद के अधीन कर दिया था। राजा की जो शक्तियां थी उनको जो है क्या क्या कर दिया था भैया, संसद के अधीन कर दिया था। राजा की जो शक्तियां थी इनको संसद के अधीन कर दिया था। ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स 1679 के तहत, 1679 के तहत ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स के तहत जो है राजा की शक्तियों को संसद के अधीन कर दिया गया। इसने जो है नागरिकों को क्रूर दंड से सुरक्षा दी। जो ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स था इसने नागरिकों को जो क्रूर दंड दिए जाते थे, जैसे मेरा मन हुआ भाई तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा, मेरा मन हुआ तो मैं इसका हाथ काट दूंगा, मेरा मन हुआ तो मैं इसके नाखून खिंचवा दूंगा, ये सब जो क्रूर दंड थे भाई मतलब नागरिकों को दिए जा रहे थे, इनसे जो है ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स जो है 1689 में जो हुआ था वह जो है छीन लिया गया, यानी कि इससे जो है सुरक्षा दी गई। ठीक है, और जो है जो राजा की शक्तियां थी उनको जो है संसद को जो है अधीन कर दिया गया। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा 1776 में, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा कब हुई भाई, 1776 में हुई। कब हुई, 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा हुई थी। थॉमस जेफरसन ने लिखा कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो छीने नहीं जा सकते, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, खुशी की खोज। यह दुनिया का पहला लिखित दस्तावेज था जिसने मानवाधिकारों को औपचारिक रूप दिया भाई। ये पहला ऐसा लिखित क्या था भैया, दस्तावेज था जिसने जो है मानवाधिकारों को औपचारिक रूप दिया था। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने लिखा कि ईश्वर जो है, थॉमस जेफरसन ने लिखा कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो छीने नहीं जा सकते। जब अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 1776 ईस्वी में, तो थॉमस जेफरसन ने क्या लिखा कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो छीने नहीं जा सकते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, खुशी की खोज। यह दुनिया का पहला क्या था, लिखित दस्तावेज था जिसने मानवाधिकारों को जो है औपचारिक रूप दिया। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति ये जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। क्या हुई थी भैया, फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में। कब हुई थी भैया, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, इसका दस्तावेज क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स। ये बहुत खास था भाई, क्योंकि इसने जो है प्रजा
को जो है नागरिक बना दिया। इसने प्रजा को, यानी कि जो सब्जेक्ट था प्रजा, उसको जो है नागरिक बना दिया। इससे कानून के समक्ष समानता को जो है परिभाषित किया। इसने कानून के समक्ष क्या किया? समानता को परिभाषित किया। कानून के समक्ष क्या किया? समानता को जो है इसने परिभाषित किया। किसने? फ्रांसीसी क्रांति ने। फ्रांसीसी क्रांति जो है एक ऐसा दस्तावेज था जिसने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन, बहुत खास था क्योंकि इसने जो है प्रजा को नागरिक बना दिया। इसने जो है कानून के समक्ष जो है समानता को जो है परिभाषित किया। ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व और संयुक्त राष्ट्र का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र का गठन किस प्रकार से हुआ, वो चीजें हम लोग चलिए देखते हैं। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, लीगल ऑफ नेशंस की विफलता, लीग ऑफ नेशंस की विफलता, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी लीग ऑफ नेशंस मानवाधिकारों की रक्षा में विफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, एक मिनट रुको भाई। जो ये लीग ऑफ नेशन था, इसी की विफलता थी, जिस कारण से क्या हुआ था कि भाई दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसी के पश्चात जो है लीग ऑफ नेशंस बनी थी, जिसको मानवाधिकारों की क्या करनी थी? रक्षा करनी थी भाई। लेकिन ये इसमें असफल रहा भाई, एकदम बहुत बुरी तरीके से असफल रहा भाई, जिसका परिणाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था। नाजी अत्याचार जो है किस प्रकार से था, ये चलिए हम लोग देखते हैं। तो हिटलर के जो है जर्मनी में यहूदियों, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों को गैस चैम्बरों में मारा। हिटलर ने जर्मनी में जो है यहूदियों, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों को गैस चैम्बरों में मारा। दुनिया ने देखा कि जब कोई सरकार अपने ही नागरिकों को मारने लगी तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय चुप नहीं रह सकता। भाई दुनिया ने ये देखा कि किस प्रकार से एक सरकार अपने ही लोगों को मारे जा रही है, किस प्रकार से एक सरकार अपने ही लोगों को मारे जा रही है। तो अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय था वो चुप नहीं रह सका और उसने जो है इसके खिलाफ जो है पेश करने की तैयारी कर दी। ठीक है, कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई अभी देख रहे हो ईरान में इतना कुछ हुआ, सिर्फ कंडेम कर रहे हैं भाई, कंडेम कर रहे हैं। इसका जो है बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ये हुआ, बस कुछ किया नहीं जा रहा उस पर भाई, कुछ उस पर किया नहीं जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सिर्फ नाम का बचा है भाई, संयुक्त राष्ट्र का तो कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा है भाई। इतने में जो भाई सैंक्शंस जो है खेल देना चाहिए था अमेरिका के ऊपर। भाई अमेरिका है तो क्या है मतलब, भाई संयुक्त राष्ट्र संघ भी तो है, लेकिन भाई बात वही है कि जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई कानून नहीं है। वही कहा गया ना, अभी जिन नेताओं के पास या जिनके पास पैसे उनको देख लो भाई, उनके लिए कोई कानून नहीं होता है। पिसती है तो कौन पिसती है? आम जनता पिसती है, गरीब जनता पिसती है। ठीक है, उन्हीं के लिए सारे के सारे कानून है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है ये 1945 में जब सैन फ्रांसिस्को में जो है यूएन का गठन हुआ, तो इस चार्टर के प्रस्ताव में लिखा गया कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग मौलिक अधिकारों में विश्वास फिर से स्थापित करते हैं। ठीक है, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग मौलिक मानवाधिकारों में विश्वास फिर से स्थापित करते हैं, ये जो है इसमें लिखा गया। ठीक है, जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है यह जो है जब सैन फ्रांसिस्को यूएनओ का गठन हुआ, तो उस चार्टर के प्रस्ताव में लिखा गया कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग मौलिक मानवाधिकारों में विश्वास फिर से स्थापित करते हैं। ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयोग का गठन जो है 1946 में हुआ। यूएन में मानवाधिकार को प्रभावित करने के लिए एक आयोग बनाया गया। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एलेनोर रूजवेल्ट थी। भाई ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में जो है यूएन में मानवाधिकार जो था उसको परिभाषित करने के लिए एक आयोग बनाया गया, यानी कि मानवाधिकार आयोग बनाया गया। उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एलेनोर जो है रूजवेल्ट थी। कौन थी? एलेनोर रूजवेल्ट थी। ठीक है, इसका गठन जो है 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का दिन 10 दिसंबर 1948। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूडीएचआर की घोषणा जो है वह जो है 10 दिसंबर 1948 को पेरिस के जो है पैलेस डी चैलोट में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में पैलेस डी
चैलोड में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई। दस्तावेज के स्वरूप क्या है, या कोई संधि नहीं थी, इसलिए इसकी शुरुआत में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। इसकी शुरुआत में जो है कानूनी रूप से जो है बाध्यकारी नहीं था, या कोई संधि थी नहीं कि जिसमें कानूनी रूप कुछ लाया जाए। यह एक आदर्श मानक था जिसे सभी देशों को प्राप्त करना था। ये क्या था भैया, एक आदर्श मानक था जिसको जो है सभी देशों को प्राप्त करना था। लेकिन आज इसे अंतरराष्ट्रीय प्रथागत कानून का दर्जा दिया गया, यानी कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का जो है क्या दिया गया हुआ है, दर्जा दिया गया हुआ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार बिल, इसमें जो है 3 दस्तावेज हैं। यूडीएचआर 1948 में, यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में। नागरिक एवं जो है राजनीतिक अधिकारों का जो है प्रतिज्ञान पत्र, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जो है प्रतिज्ञान पत्र जो है ये ICCPR जिसको कहते हैं, ये 1966 में। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर जो है प्रतिज्ञा पत्र, ये जो है इसको क्या कहा जाता है, ICESCR, ये जो है 1966 में। ठीक है, ये कब भैया, 1966 में। ये देख रहे हो एलेनोरा रूजवेल्ट है, और जो है यूडीएचआर जो है 1948 में जो है ये जो पेश कर रही थी वो है। ठीक है, यूडीएचआर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के बिल जो है, इसमें कितने दस्तावेज है, 3 दस्तावेज हैं, यानी कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जो है प्रतिज्ञा पत्र जो है 1966 ये है, और आर्थिक, सामाजिक और जो है सांस्कृतिक अधिकारों का पर जो है प्रतिज्ञा पत्र ये जो है 1966 ये भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानवाधिकारों का वर्गीकरण 3 पीढ़ियों का सिद्धांत किस प्रकार से। तो वर्ष 1979 में कारेल वासाक वर्ष 1979 में कारेल वासाक ने मानवाधिकारों के 3 पीढ़ियों में बांटा। वर्ष 1979 में जो कारेल वासाक थे, इन्होंने मानवाधिकारों को कितनी पीढ़ियों में बांटा, 3 पीढ़ियों में बांटा। यह वर्गीकरण फ्रांसीसी क्रांति के नारे से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित है। यह किस पे आधारित है भैया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर यह आधारित है। जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका जो नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, उस पर जो है यह वर्गीकरण आधारित है। जो मानवाधिकारों का 3 पीढ़ियों में बांटा गया, वह किसके द्वारा बांटा गया, कारेल वसाल के द्वारा बांटा गया। कब, 1979 में। कब भैया, 1979 में जो है कारेल वसाक के द्वारा जो है ये बांटा गया हुआ है। प्रथम पीढ़ी जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकार, यानी कि लिबर्टी, नागरिक एवं जो है राजनीतिक अधिकार जो है ये प्रथम पीढ़ी था। इसमें इसका रंग जो है नीला था, नीला अधिकार, यानी कि ब्लू राइट्स। विचार क्या था, ये अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमानी से बचाते हैं। ये नकारात्मक अधिकार है। ये क्या है, नकारात्मक अधिकार है, यानी राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। ये जो नीला जो अधिकार है, यानी कि नीला रंग इसका क्या है, इसकी जो रंग है वो नीला है, यानी कि नीला अधिकार, इसी को ब्लू राइट्स कहा जाता है प्रथम पीढ़ी को। इसका क्या मतलब है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार, यानी कि लिबर्टी जो है देना है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका विचार क्या है, ये अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमानी, जैसे राज्य कह रहा नहीं मैं पूरा पेड़ काट डालूंगा, भाई ऐसे कैसे काट डालोगे, नहीं काटने देंगे। ठीक है, ये नकारात्मक अधिकार, भाई ये ऐसा होता नहीं, मैं बता रहा हूं जैसे ये है। ठीक है, उदाहरण क्या, मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि अपना जो है वाचन है या अपने जो अंदर भाव है उसको जो है व्यक्त करने का। ठीक है, और जो मतदान का अधिकार है कि कोई राज्य मनमानी, नहीं तुम मुझी को वोट दोगे भाई, चाहे जो हो जाए तुम मुझी को वोट दोगे, नहीं तो मैं गला काट दूंगा तुम्हारा। ऐसे कैसे काट दोगे गला, हम तुम्हारा काट देंगे, तुम नेता हो तो इसका क्या मतलब भाई, कुछ भी बोलोगे। ठीक है, तो वही है कि राज्य को जो है अपनी जो है मनमानी नहीं करने दिया जाता। ठीक है, इसमें मतदान का अधिकार जैसे हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी होगी, और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हो गया। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी यानी कि आर्थिक और जो है सामाजिक अधिकार, यानी कि इक्वेलिटी, इक्वेलिटी जो है यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार इसमें आता है द्वितीय पीढ़ी में। इसका रंग क्या है भैया, लाल है। इसका रंग क्या है, ये लाल देख सकते हो, ये लाल जो है इसका क्या है, रंग है। ठीक है, इसका रंग क्या है, लाल है। लाल अधिकार इसको कहा जाता है। विचार इसके क्या है, ये अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए राज्य से कुछ करने की अपेक्षा करते हैं। ये जो व्यक्ति हैं वह जो है अपने भलाई करने के लिए, जो जो सरकारें होती हैं, जो राज्य होता है, उनसे जो है कुछ हमारे लिए अच्छा करो। हम तो यही सोचकर नेता को वोट देते हैं ना कि कुछ हमारे लिए अच्छा करो,
लेकिन वो करता कहाँ है भाई? वो कर कहाँ रहा है? वही चीज़ इसमें कहा गया कि ये अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए जो है राज्य से कुछ अपेक्षा करते हैं कि कुछ तो अच्छा करो भाई मेरे लिए, कुछ तो अच्छा करो। ये सकारात्मक अधिकार है। ये क्या भैया? सकारात्मक अधिकार है। जो द्वितीय पीढ़ी का अधिकार है, वो सकारात्मक अधिकार है। जो प्रथम पीढ़ी का अधिकार है, वो नकारात्मक अधिकार है, ठीक है? इसमें क्या है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन एवं स्वास्थ्य का अधिकार, यानी कि मुझे काम मिले, मुझे शिक्षा मिले, ये जो है हम सरकार से चाहते हैं और जो है भोजन एवं स्वास्थ्य मिले, ये सब कुछ हम सरकार से चाहते हैं। तो इसी के लिए जो है ये क्या कहा गया है? इसको सकारात्मक अधिकार कहा गया है। तृतीय पीढ़ी यानी कि सामूहिक एकजुटता, यानी कि सामूहिक या फिर एकजुटता का अधिकार, यानी कि फ्रेटर्निटी की जो है फ्रेटर्निटी जो है इसको कहा जाता है। ये जो है इसका रंग क्या है? हरा है। इसका रंग क्या है भैया? हरा है। ये अधिकार किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समुदाय या देश के होते हैं। ये अधिकार जो है जैसे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं, जैसे मेरा खुद का अधिकार नहीं होगा वो भाई, वो पूरे मेरे समाज का अधिकार होगा, पूरे मेरे देश का अधिकार होगा, पूरे मेरे राज्य का अधिकार होगा। जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विकास का अधिकार, शांति का अधिकार, अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार। जैसे मेरी संस्कृति हिंदुत्व है, मैं मतलब सनातन धर्म से हूँ, ठीक है? तो मुझे अपने संस्कृति को बचाने का अधिकार है और मुझे विकास का अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि मेरे एरिया में विकास हो, इसका अधिकार जो है तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत आता है, जो कि हरा अधिकार कहलाता है। तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत आता है, जो कि हरा अधिकार कहलाता है, जिसमें जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, विकास का अधिकार, शांति का अधिकार और अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार शामिल है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993, संरचना जो है इसकी क्या है? कुल 8 अध्याय हैं, 43 धाराएँ इसमें। कुल कितने इसमें जो है कुल कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय अधिकार जो संरक्षण अधिनियम है, इसमें जो है ये 1993 में पेश हुआ था। इसमें जो है टोटल जो है कुल कितनी धाराएँ हैं? 43 धाराएँ हैं। कितनी धाराएँ हैं भाई? 43 धाराएँ। अध्याय कितने? 8 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। अध्याय 1 में क्या दिया गया है? प्रारंभिक इसको कहा जाता है। पहला जो है संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 क्या है इसमें? इसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले जम्मू कश्मीर को लेकर अपवाद था, लेकिन अब यह जो है पूरे भारत पर लागू होता है, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था, ठीक है? परिभाषाएं क्या है? 2A में क्या है? सशस्त्र बल। इसमें जो है नौसेना, सेना, वायु और संघ के अन्य सशस्त्र बल जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ शामिल है। पुलिस इसमें शामिल नहीं है 2A में, ठीक है? 2C में क्या है? आयोग। इसका अर्थ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका आयोग 2C में क्या है भाई? आयोग। आयोग का क्या मतलब कि इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है? 2D यानी कि मानवाधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित है और जो संविधान द्वारा गारंटी कृत है या अंतरराष्ट्रीय पर संविधाओं में शामिल है और भारत में न्यायालयों द्वारा जो है परिवर्तनीय है। क्या है भैया? न्यायालयों में जो है परिवर्तनीय है, ठीक है? मानवाधिकार 2D में दिया गया, जो कि वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन, समानता और गरिमा से क्या है? संबंधित है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दूसरे अध्याय में क्या दिया गया हुआ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। धारा 3 में यानी कि सेक्शन 3 में क्या है? आयोग का गठन। केंद्र सरकार एक निकाय का गठन करेगी जिसमें जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाएगा। केंद्र सरकार क्या करेगी? एक निकाय का गठन करेगी जिसे क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाएगा। ये सेक्शन 3 में कहा गया है, यानी कि आयोग का गठन है। सेक्शन 3 में क्या है? आयोग का गठन है। इसे जो है केंद्र सरकार गठित करेगी। कौन गठित करेगा? ये नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार, नहीं भाई, इसको जो है केंद्र सरकार एक निकाय गठन करेगी जिसमें क्या होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाएगा। धारा 4 में क्या है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति की सिफारिश पर, ठीक है? राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति में 6 सदस्य, पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा तथा राज्यसभा के जो होते हैं, तथा राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है? समिति में 6 सदस्य, पीएम होगा जो कि इसका अध्यक्ष होगा। पीएम क्या होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा, ठीक है? और फिर लोकसभा अध्यक्ष इसमें होंगे, गृह मंत्री होंगे और जो विपक्ष के नेता होंगे राज्यसभा और लोकसभा दोनों, ठीक है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो है विपक्ष के जो नेता होंगे वो होंगे और जो है राज्यसभा के उपसभापति होंगे। क्या होंगे? राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं। इसमें
सदस्य होते हैं। धारा 5 में क्या दिया गया होगा, त्यागपत्र और हटाया जाना। धारा 5 में क्या है, त्यागपत्र और हटाया जाना, ठीक है। अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को लिखित में अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि जो कोई त्यागपत्र, अगर इसमें से जो सदस्य हैं वो अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो लिखित में राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। उन्हें केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई हो। मतलब भाई इन्हें हटाया कैसे जा सकता है, मतलब जो इसके सदस्य या अध्यक्ष हैं उनको हटाया कैसे जा सकता है भाई, या तो उन्हें जो है उन्हें जो है केवल जो है साबित कदाचार मिसबिहेवियर की वजह से या फिर असमानता की वजह से जो है इनको, असमर्थता की वजह से जो है इनको हटाया जा सकता है। वो भी जो है जिसकी जांच कौन कर रहा होगा भाई, किया होगा सुप्रीम कोर्ट किया होगा, ठीक है। धारा 6 में क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 2019 में संशोधन के बाद जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, यानी कि जो है जो भी पहले इसमें से पूरी हो। जैसे अगर मान लो मैं 65 साल का हूँ तो 65 3 68 हो गया, 68 में मुझे रिटायर कर दिया जाएगा। अगर मान लो 68 का हूँ तो मुझे जो है 2 ही साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा, मतलब मैं जैसे 70 का हूँगा तुरंत हटा दिया जाएगा मुझे, ठीक है। वही चीज इसमें कहा गया कि उनमें से दोनों में से कोई भी पहले पूर्ण हो तो उसी में हटा दिया जाएगा आपको, ठीक है। वे पुनर्नियुक्ति जो है, पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, मतलब ये जो है पुनः जो है नियुक्ति इनकी हो सकती है। जैसे मान लो मैं 66 में हूँगा, 66 3 सॉरी 66 3 69 हो गया, 1 वर्ष बचा। 1 वर्ष के लिए तो मैं होऊंगा नहीं, 3 वर्ष के लिए होऊंगा, या तो 70 वर्ष पहले पूरे, 1 ही वर्ष बचा है 70, तो मैं जो पुनर्नियुक्ति मेरी हो सकती है, फिर भी हो सकती है। मैं 1 वर्ष के लिए भले बचाऊं तब भी मेरी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। अध्याय 3 में क्या है, आयोग के कृत्य और जो है शक्तियां, धारा 12 से जो है 16 तक इसमें, ठीक है। धारा 12 में क्या है, आयोग के कार्य दिए गए हैं। ए में क्या है, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच करना जो है धारा 12 ए में है, ठीक है। धारा 12 बी में क्या है, न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार मामले में हस्तक्षेप करना, क्या है, न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार मामले में हस्तक्षेप करना। सी में क्या है, जेलों का निरीक्षण, यानी कि कैदियों की जीवन स्थितियों का अध्ययन करने के लिए जेलों या सुधार गृहों का दौरा करना, ठीक है। डी में क्या है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी उपायों की समीक्षा करना। ई में क्या है, आतंकवाद व अन्य कार्यों की समीक्षा करना जो मानवाधिकारों में बाधा डालते हैं। क्या डालते हैं, आतंकवाद व अन्य कार्यों की समीक्षा करना जो मानवाधिकारों में क्या करते हैं भैया, बाधा डालते हैं। क्या डालते हैं, बाधा डालते हैं अन्य चीजों में, ठीक है। वो चीज जो है किसमें है, 12 के ई में है, सेक्शन 12 ई में है, ठीक है। मानवाधिकार आयोग की जो धारा 12 ई में जो है इसमें ये दिया गया। 12 ए में क्या दिया गया होगा, मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच करना। बी में क्या दिया गया, न्यायालय से लंबित किसी मानवाधिकार मामले में हस्तक्षेप करना। सी में क्या दिया गया, जेलों का निरीक्षण करना, कैदियों की जो है जीवन स्थिति का अध्ययन करने के लिए जेलों या सुधार गृहों का जो है दौरा करना। डी में क्या दिया गया, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी उपायों की समीक्षा करना। ई में क्या दिया गया होगा, आतंकवाद और जो है अन्य कार्यों की समीक्षा करना जो मानवाधिकार में बाधा डालते हैं, ठीक है। धारा 13 में क्या दिया गया है, जांच की शक्तियां, आयोग के पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता जो है 1908 के तहत जो है आयोग के पास क्या होता है, सिविल न्यायालय की जो है सभी शक्तियां होती हैं, ठीक है। आयोग के पास क्या होता है, सिविल न्यायालय की सारी शक्तियां जो है इसके पास होती हैं, ठीक है। अध्याय जो है 4 में क्या है, प्रक्रिया, ठीक है। धारा जो है 17 से जो है 20, अध्याय जो है 17 से 20 तक है। कितनी धारा से है, 17 से 20 तक जो है इसमें है। 19 में क्या है, सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया है ये। सशस्त्र बलों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की शक्तियां सीमित हैं। ये जो है भाई मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में जो है, जो सशस्त्र बल जो मानवाधिकार उल्लंघन करते हैं उनमें जो है आयोग की क्या है, शक्तियां जो है वह सीमित है, ठीक है। आयोग केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और उस पर सिफारिश कर सकता है। वह खुद सशस्त्र बलों के खिलाफ जांच नहीं कर सकता भाई। आयोग जो है वह खुद जो है सशस्त्र बलों के खिलाफ जांच नहीं करेगा भाई, वो सिर्फ केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकती है और कुछ नहीं कर सकती है भाई। वो सिर्फ मतलब सशस्त्र बल में जो सैनिक हैं उनसे जो है किसी प्रकार का सवाल जवाब नहीं करने जा सकती। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वह कैसे करेगी, केंद्र सरकार से कर सकती है। ये धारा किसमें है, 19 में है। अध्याय 4 में प्रक्रिया जिसमें है उसमें धारा 19 में जो है ये चीजें दी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अध्याय 5 राज्य मानवाधिकार आयोग। अध्याय 5 जो है राज्य मानवाधिकार आयोग। इसमें धारा 21 से जो है 29 तक दिया होगा। कितने से भैया? धारा 21 से जो है 29 तक दिया गया होगा। अध्याय 5 में जो है राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो गठित है। राज्य अध्याय 5 में इसमें धारा जो है 21 से 29 तक, धारा 21 में किया दिया गया है राज्य आयोग का गठन। राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती है। इसकी संरचना किस प्रकार से होगी? इसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे। इसमें क्या होगा भैया? धारा 21 के तहत एक अध्यक्ष होगा और जो है 2 सदस्य होंगे। किसमें जो है भैया? राज्य आयोग में। ठीक है, राज्य आयोग जो मानवाधिकार आयोग है उसमें जो है क्या होगा कि एक सदस्य होगा, एक अध्यक्ष होगा, 2 जो है क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है, ये धारा 21 के तहत है। धारा 22 के तहत क्या है? राज्य आयोग के अध्यक्ष और जो है सदस्यों की नियुक्ति। राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा और जो है एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, समिति जो है 4 सदस्य, कुल 4 सदस्य बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और जो है विधानसभा का जो है विपक्ष का नेता। जो मुख्यमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा, विधानसभा अध्यक्ष जो है राज्य का, और जो है राज्य का जो गृह मंत्री होगा वो होगा, और जो है विधानसभा का विपक्ष का नेता। ठीक है, जहां विधान परिषद है वहां उसके जो है सभापति और जहां विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। ठीक है, जहां विधान परिषद वहां पर क्या होगा? सभापति शामिल होंगे और विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। जहां पर विधान परिषद है और जहां पर जो है क्या है? विधानसभा है, वहां पर जो है ये इतने ही लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा और जो है राज्य का गृह मंत्री होगा और विधान सभा का जो है विपक्ष का नेता। और जहां विधान परिषद है वहां उनके जो है सभापति शामिल होंगे और जो है क्या होंगे? विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। ठीक है, धारा 23 में क्या है? राज्य आयोग के अध्यक्ष किसी व या तथा क्या है? किसी सदस्य का त्यागपत्र व निष्कासन। यानी कि जो राज्य आयोग अध्यक्ष है या जो उसके सदस्य उनका जो है क्या है? त्यागपत्र या निष्कासन किस प्रकार से होगा? तो नियुक्ति राज्यपाल करती है लेकिन हटा केवल राष्ट्रपति सकते हैं। भाई राज्य का हो चाहे वहां का हो, भाई राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देना है तुम्हें। ठीक है, धारा 5 वाली प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, राज्यपाल नहीं हटा सकते। नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता। ठीक है, अध्याय 6 में क्या है? मानवाधिकार न्यायालय। ठीक है, अध्याय 6 में क्या दिया गया होगा भैया? मानवाधिकार न्यायालय दिया गया होगा। अध्याय 6 में मानवाधिकार न्यायालय दिया गया है, ह्यूमन राइट्स कोर्ट दिया गया है। इसमें धारा 30 से 31 तक है। ठीक है, धारा 30 में क्या है? मानवाधिकार न्यायालय। क्या है? धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय है। शीघ्र सुनवाई के लिए जो है राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में घोषित कर सकती है। शीघ्र सुनवाई के लिए राज्य सरकार जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की समिति के से जो राज्य सरकार है वह क्या करेगी? शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय जो है उसकी क्या करेगी? न्यायाधीश की सहमति पर क्या करेगी? प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायालय यानी कि सेशनल कोर्ट को जो है मानवाधिकार न्यायालय के रूप में घोषित कर सकती है। किसकी सहमति पर? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी सिफारिश पर। कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। ये क्योंकि ये यहाँ पर राज्य मानवाधिकार की बात हो रही है तो राज्य सरकार ये कर सकती है। ठीक है, शीघ्र सुनवाई के लिए मानवाधिकार न्यायालय की। ठीक है, धारा 30 के तहत। धारा 31 में क्या है? विशेष लोक अभियोजक है। क्या भैया? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। क्या भैया? प्रोसिक्यूटर है। ठीक है, अध्याय 7 में क्या है? वित्त और जो है लेखा परीक्षा। अध्याय 7 में क्या देखने को मिलता है हमें भैया? वित्त और जो है लेखा परीक्षा 32 से 35 तक धारा देखने को मिलती है। इसमें आयोग को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान देने उनके खाते की जो है उनके खाते की ऑडिटिंग का जो है उल्लेख है। ठीक है, इसमें क्या है? वित्त एवं लेखा परीक्षा अध्याय 7 में इसमें आयोग को जो है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान देने, आयोग को जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों अनुदान देंगे यानी कि ग्रांट देंगे। ठीक, और उनके खातों यानी कि अकाउंट्स की ऑडिटिंग CAG के द्वारा जो है का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, अध्याय 8 में क्या है? विविध है। इसमें जो है धारा 36 से 43 तक है। इसमें क्या है? धारा 36 से 43 तक है। धारा 36 में क्या है? अधिकारिता के अपवाद है। ठीक है, आयोग उन मामलों की जांच नहीं करेगा जो किसी अन्य राज्य
या विधि निकाय के पास पहले से लंबित है। भाई आयोग जो है उन मामलों की जांच नहीं करेगा जो किसी अन्य राज्य आयोग के पास, राज्य आयोग या विधि निकाय के पास जो है पहले से लंबित है। ठीक है, दूसरे में क्या है, ये तो पहला सेक्शन हो गया। ये दूसरे में क्या है, इसका कार्य क्या है, 1 वर्ष की अवधि आयोग किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जिसकी घटना हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। भाई आयोग क्या है, 1 वर्ष हो गया तो भाई हम नहीं सुनेंगे। 1 वर्ष हो गया भाई, हम नहीं सुनेंगे भाई, हम नहीं सुनेंगे। अब तुम झेलो, अब तुम झेलो, हम नहीं सुन सकते हैं, आयोग कहता है भाई। ठीक है, आयोग उन मामलों की जांच नहीं करेगा जो किसी अन्य राज्य आयोग, जो कोई भी अन्य राज्य आयोग है या फिर विधि निकाय है उसके पास है। ठीक है, चलिए धारा 37 में क्या है, विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी है। ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भाई दल, दल को क्या कहते हैं इस इंग्लिश में भाई, भाई दल को क्या कहते हैं यार, छोड़ो, नहीं बता रहा इंग्लिश में मैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। आयोग की जांच के लिए जो है पुलिस अधिकारियों एवं जांच एजेंसियों का उपयोग करने का अधिकार। आयोग को जो है जांच करने के लिए पुलिस अधिकारियों और जो जांच एजेंसियां हैं जैसे सीबीआई वगैरह ये सब कुछ जो होती हैं, इनकी जो है उपयोग का अधिकार होता है आयोग के पास। ठीक है, धारा 37 के तहत, धारा 37 के तहत। ठीक है, धारा 43 में क्या है, निरसन और जो है व्यावृत्ति। ठीक है, यह धारा बता दी कि 1993 के अध्यादेश को इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाता है। धारा 43 क्या बताती है कि यह बताती है 1993 के जो अध्यादेश हैं उसके द्वारा इस अधिनियम को जो है, इस अधिनियम द्वारा जो है निरसित किया जाता है उस अध्यादेश को। ठीक है, को इस अधिनियम के द्वारा निरसित किया जाता है। ठीक है, पदेन सदस्य की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। 7 आयोगों, इन 7 आयोगों के अध्यक्ष जो है एनएचआरसी के जो है पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं भैया, एनएचआरसी के क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। एनएचआरसी यहाँ पर जो है ऊपर मैंने आप सभी लोग को बताया हुआ है, तो वहां से आप सभी लोग जाकर देख लेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2019 में जोड़ा गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये 2019 में जोड़ा गया, यानी कि पिछड़ा वर्ग ओबीसी और जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ये भी 2019 में जोड़ा गया। राष्ट्रीय दिव्यांगजन मुक्त आयुक्त, ठीक है, मुख्य आयुक्त, ये 7 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग प्रमुख तथ्य क्या है, गठन अधिसूचना जो है 7 अक्टूबर 2002 को, इसकी जो है गठन की अधिसूचना जो है कब हुई थी, 7 अक्टूबर 2002 को हुई थी। नोट क्या है इसमें, अधिनियम 1993 में पूरे भारत में बन गया था, लेकिन यूपी में आयोग का गठन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग का लखनऊ में। प्रकृति क्या है, संवैधानिक निकाय क्या है, सांविधिक, सांविधिक निकाय है, मैंने संवैधानिक कह दिया, सांविधिक निकाय। ये क्या भैया, सांविधिक निकाय क्या है, सांविधिक जो है निकाय, और जो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। आधार क्या है, मानवाधिकार, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा जो 21 है उसका ये जो है आधार जो है इसका क्या है, मानव संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 है। ठीक है, आयोग की संरचना किस प्रकार है, 2019 के संशोधन के बाद राज्य आयोग की संरचना इस प्रकार से है। एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा, एक अध्यक्ष होगा इसका जो किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का क्या रहेगा, मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश रह चुका हो, वो क्या रहेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या रहेगा भैया, अध्यक्ष रहेगा। क्या रहेगा, इसका अध्यक्ष रहेगा। और 2 सदस्य रहेंगे। 2 सदस्य कौन कौन से, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर रहा हो, या जिला न्यायाधीश कम से कम 7 साल का अनुभव हो, कम से कम क्या हो, 7 साल का अनुभव हो। दूसरा सदस्य क्या है, जो मानवाधिकार का विशेष ज्ञान हो या जिला न्यायाधीश हो, कम से कम 7 वर्ष का। ठीक है, सचिव जो है, सचिव कौन होंगे इसके, राज्य आयोग का एक सचिव होता है जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सीईओ के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में भैया, सीईओ के रूप में कार्य करता है जो सचिव होता है। ठीक है, सचिव जी याद आ रहे हैं, सचिव जी, सचिव जी तो याद ही आ रहे होंगे भैया। सचिव जी के बारे में तो काफी बातें आप लोगों ने सुन रखी है, तो सचिव जी तो याद ही आएंगे भाई। पंचायत जो वेब सीरीज देख के बैठे हो, सचिव जी तो याद ही आ रहे होंगे।
नियुक्ति एवं प्रक्रिया किस प्रकार से है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है के द्वारा जो है एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है, ठीक है? द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है। चयन समिति क्या है? चूंकि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायिका है, विधानसभा तथा विधान परिषद है, इसलिए यहाँ समिति के जो है 6 सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद की विधान परिषद का सभापति, विधानसभा जो है राज्य का जो है गृह मंत्री, विधानसभा का विपक्ष का नेता और जो है विधान परिषद का जो है विपक्ष का नेता जो है, ये जो है विधानसभा और विधान परिषद 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है 6 सदस्य इस समिति में होते हैं, ठीक है। कार्यकाल व शर्तें क्या है? 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो, ठीक है, वो तो बताया हूँ। हटाया जाना, राज्यपाल नियुक्ति करता है लेकिन केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं। आधार साबित या असमर्थकता के कारण, ये ऊपर ही पहले बता दिया हूँ, वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होती है। प्रक्रिया इसकी क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद जो है राष्ट्रपति हटा देगा, ठीक है, या फिर वे खुद इस्तीफा देना चाहें तो राज्यपाल को दे देंगे, ठीक है, क्या दे देंगे? राज्यपाल को दे देंगे। हटाना और देना खुद, दोनों में अंतर है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए, कार्य एवं शक्तियां किस प्रकार से हैं वो हम लोग देखते हैं। कार्य एवं शक्तियां, जांच का दायरा, आयोग केवल उन विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल है। भाई जो आयोग जो है केवल उन्हीं विषयों के मानवाधिकार की उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल होते हैं, उनके सिवा जो है किसी का और जांच नहीं कर सकता, ठीक है। अपवाद में क्या है? यदि किसी मामले की जांच पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है तो राज्य आयोग उस मामले की जांच नहीं करेगा। भाई मानवाधिकार आयोग जो है किसी मामले की अगर जांच कर रहा है तो राज्य आयोग है वो उसकी जांच नहीं करेगा। समय सीमा क्या है? 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। सिफारिश निकाय क्या है? आयोग जो है दोषियों को सजा नहीं दे सकता, वह मामले की जांच नहीं करेगा। नोट में था तो रखा गया, एक सेकंड भाई, ये जो है भाई गलत दिया गया हुआ है। आयोग जो है सिफारिश जो है सिर्फ ये जो है मामले की जांच नहीं करेगा, ये जो है सिफारिश कर सकता है कि इनको ये सजा होनी चाहिए, इन्होंने ये किया है, ये सजा नहीं दे सकता, ठीक है। आयोग दोषियों को सजा नहीं दे सकता है। प्रमुख वाद एवं केस लॉ, प्रमुख जो विवाद हुए हैं एवं केस जो है किस प्रकार से हुए हैं, तो नीलावती बेहरा बनाम ओडिशा राज्य, ये 1993 में हुआ है। नीलावती बेहरा बनाम ओडिशा राज्य, इसमें फैसला जो है पुलिस हिरासत में मौत होने पर जो है राज्य को मुआवजा देना होगा, यह मानवाधिकार का हनन है। यह क्या है भैया? मानवाधिकार का हनन है कि पुलिस हिरासत में अगर मौत होती है तो राज्य को यानी कि सरकार को मुआवजा देना होगा। ये जो है नीलावती बेहराम बनाम ओडिशा राज्य के बीच जो है ये हुआ था 1993 में, ठीक है। यह मानवाधिकार का हनन है। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये 1994 में, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पुलिस किसी को भी केवल शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती, गिरफ्तारी का जो है ठोस कारण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गिरफ्तारी का ठोस कारण होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ जो है शक के आधार पर जो है गिरफ्तार नहीं कर सकती। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, प्रेम शंकर जो है शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन जो है 1980 में, इसमें क्या हुआ था फैसला? कैदियों को अदालत ले जाते समय हथकड़ी लगाना अमानवीय है। क्या है? कैदियों को अदालत ले जाते समय हथकड़ी लगाना अमानवीय है जब तक कि वह बहुत खतरनाक ना हो। क्या हो भैया? जब तक कि वह बहुत खतरनाक ना हो तब तक जो है उनको जो है क्या नहीं लगाया जाएगा भाई? हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 में, ठीक है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 में, ठीक है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1978 में। फैसला जेल के अंदर जो है कैदियों को एकांत कारावास में रखना, उन्हें प्रताड़ित करना मानवाधिकारों के खिलाफ है। क्या भैया? जेल के अंदर कैदियों को एकांत कारावास में जो है रखना, ठीक है। और क्या भैया? एक सेकंड, हाँ, उन्हें प्रताड़ित करना मानवाधिकारों के खिलाफ, ये सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन है। दिल्ली प्रशासन में 2, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम 1980 में, सुनील बत्रा बनाम जो है
दिल्ली जो है 1978 में ये हुआ था, ठीक है? और अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, तमिलनाडु में जो है क्या हुआ था भाई कि तमिलनाडु में जो है कोरोना काल टाइम में कोरोना टाइम में, ठीक है? कोरोना टाइम में जो है तमिलनाडु में जो है कि कोरोना टाइम में क्या हुआ था कि जो पुलिसकर्मी वाले थे वो अपने सिर्फ़ मतलब बदला लेना चाहते थे उनसे भाई। उन्होंने क्या किया था भाई कि 2 व्यक्तियों को पहले पिता को तो गिरफ्तार किया कि उन्होंने जो है दुकान लेट तक खोली थी, लेकिन उन्होंने दुकान लेट नहीं खोली थी भाई। वो सिर्फ़ किसी मामले में उन्होंने जाकर जो है बात कह दी थी कि जो है ऐसा नहीं, ऐसा है, आप लोग गलत कर रहे हैं या ऐसा कुछ था मामला। तो उन्होंने पुलिस वालों ने उसकी खुन्नस निकालने के लिए इसको सिर्फ़ उठाया था, इनके जिनकी डेथ हुई थी तमिलनाडु में उनको जो है उठा दिया था, ठीक है? और ले जाकर उनको इतना पीटा कि वो खून में लथपथ थे और उनसे घर से जो है फिर कपड़े दूसरे मँगाए गए, उनको पहनाकर फिर जेल में वग़ैरह में जो है कोर्ट के सामने जो है पेश किया गया। उनको और जब उनका बेटा जो है गया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसके लिए जो है उसके बेटे को भी इन लोगों ने पकड़ लिया था और उसको भी मारा था। जिस कारण से क्या हुआ अभी हाल ही में ये न्यूज़ में चर्चा में था कि 9 पुलिसकर्मियों को जो है फांसी की सज़ा हुई थी और उसमें जो एक महिला कांस्टेबल या कुछ थी मुझे याद नहीं आ रहा है सिक्योरिटी के साथ नेम, उसने जो है क्या किया था भैया, उसने जो है बयान दिया था कि हाँ, इन लोगों ने जो है इसको मारा था, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लास कैसी लगी है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर से बताना और अपने दोस्तों तक जो है शेयर ज़रूर से करना साथियों, ठीक है? थैंक यू सो मच।